नेक्स्ट चैप्टर है वी हैव नेक्स्ट चैप्टर एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। ट्रस क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। ट्रस और नॉर्मल फ्रेम, फ्रेम किसको कहते हैं वो भी बताएंगे, और ट्रस किसे कहते हैं दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे। तो बेटा सबसे पहला आता है कि ट्रस क्या होता है। ट्रस देखो, स्ट्रक्चर मतलब कोई भी स्ट्रक्चर made up of several members connected to each other is known as truss। अब ट्रस और फ्रेम भी कह सकते हैं। अब ट्रस देखो, इन्होंने बोला कि एनी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ज्वाइनिंग सेवरल कंपोनेंट या मेंबर्स। मेंबर्स मतलब ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, जब तक ये ना बोल दे कि ये जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स हैं वो पिंड जॉइंट है। पिन जॉइंट मतलब मूवमेंट इन पे जीरो रहेगा, हिंज कह सकते हो। until unless they mention that it is pin jointed, then it is known as truss। जब तक ये बोले कि पिन these member are connected through a pin joint, then we can say that it is a truss। अगर ये यही फिगर विदाउट एनी पिन जॉइंट के या रिजिड जॉइंट से, रिजिड जॉइंट मतलब वहां पे मूवमेंट जीरो नहीं होगा, तब उसको हम फ्रेम कहेंगे। क्लियर? इसको हम फ्रेम कहेंगे, इसको ट्रस कहेंगे। ट्रस है तो ये फ्रेम है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। ये फ्रेम, फ्रेम में क्या होता है, ये जो जॉइंट्स होते हैं वो आपके रिजिड जॉइंट्स होते हैं। रिजिड जॉइंट का मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट जीरो नहीं होगा। मे बी इसमें एक आध जॉइंट हिंज हो सकता है, ये हिंज हो गया, ये हिंज हो गया, मगर ट्रस में क्या होगा, सारे ही जॉइंट्स हिंज होंगे। हिंज मतलब या पिंड जॉइंट, सारे ही, मतलब किसी भी पॉइंट को उठाओ उसके अबाउट मोमेंट शुड बी जीरो। फ्रेम में कुछ आपके पिन जॉइंट्स हो सकते हैं और सारे नहीं होंगे। यहाँ पे सपोर्ट है, ऐसा आपने स्ट्रक्चर रेलवे ब्रिजेस वगैरह में देखा होगा। और एग्जांपल देखना, अपने कॉलेज में एंटर करते हो जहाँ पे असेंबली हॉल है, तो उसके ऊपर रूफ ट्रस बना हुआ है, उसको उसमें आपको ऐसा फिगर दिख जाएगा। वो सारे जॉइंट्स हैं, पिन जॉइंट है। और अब रियल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, ऐसा एग्जैक्टली पिन जॉइंट बनाना पॉसिबल नहीं होता, कुछ रिजिडिटी आ जाती है। मगर हम उसको एनालाइज ऐसा करते हैं जो वो पिन जॉइंट मान के, पिन जॉइंट मान के में कुछ रिजिडिटी आ जाती है, तो वो उस स्ट्रक्चर को सेफ और बनाती है, ना कि उसको वीक करती है। तो हमारे पास अगर पिन जॉइंट की अगर आप इस फ्रेम को पिन जॉइंट मान के करते हो तो सेफ ही आएगा। अगर ये, अब आप इसको इस फ्रेम इस ट्रस को रिजिड जॉइंट मान के एनालाइज कर लो या फिर उसको डिजाइन कर दो, तो फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसको रिजिड को हिंज मान के एनालाइज करो तो सेफ आएगा, पिन जॉइंटेड को रिजिड मान के डिजाइन करो या फिर एनालाइज करो तो अनसेफ आएगा। इसलिए हम लोग इसको ट्रेसेस को फुल्ली हिंज्ड या फिर फुल्ली पिन जॉइंट मान के चलते हैं, मगर इनमें प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ रिजिडिटी होती है। इसका और एग्जांपल हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज आपको पूरा पिन स्ट्रक्चर है। ठीक है, आई होप इसमें क्लियर होगा फ्रेम और ट्रस में। तो क्या कहते हैं, ट्रस इज यूज्ड when a heavy load are to be resisted or a span is very high। भाई इसके एडवांटेज है, भाई लोड हैवी हो और स्पान बहुत लेंदी हो तो आपका ट्रस बहुत जरूरी होता है। ट्रस आर यूज्ड फॉर रूफ इन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, आपको पता है, वर्कशॉप
दे आर सपोर्टेड ऑन द वॉल और कॉलम और गिटर्स, जो आपको पता है। तो ये इसका एग्जांपल कहाँ मिलता है? वेरी हाई स्पान। हावड़ा ब्रिज कितने लंबी स्पान हुगली रिवर को क्रॉस कर रहा है, कितनी लंबी स्पान है। वहां पे आप डायरेक्ट ग्रेडर वाला क्यों नहीं बनाया? ग्रेडर वाला बना सकते थे, मगर जो उसकी कॉस्ट या फिर उसका डिजाइन में जो कॉस्ट आती है वो एज कम्पेयर टू ट्रस बहुत ज्यादा आती है, इसलिए आपका रूफ ट्रस बनाया गया। जिसमें फ्रेम के टाइप्स कह लो, फ्रेम के टाइप्स होते हैं परफेक्ट फ्रेम और इम्परफेक्ट फ्रेम। If the number of member in the frame is just sufficient to keep it in equilibrium under any external force acting at joints, it is said to be perfect frame. A perfect frame is also known as sufficient frame. ये देखिए, ये जो है इस नंबर ऑफ इसका परफेक्ट फ्रेम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड, इट शुड बी इक्वल्स टू एन, इक्वल्स नंबर ऑफ, ये एन क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, टू जे, जो जे मतलब नंबर ऑफ जॉइंट्स, माइनस थ्री। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा परफेक्ट फ्रेम की डेफिनेशन है। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दी जाए, इन्होंने फ्रेम और ट्रस को इंटरचेंजेबली यूज किया है। फ्रेम का एक स्पेशल टाइप है ट्रस, फ्रेम का स्पेशल टाइप है ट्रस। फ्रेम में क्या है, एक आध जॉइंट रिजिड हो सकता है, मगर फ्रेम का एक ऐसा केस जिसमें सारे जॉइंट्स आपके पिंड जॉइंट हो तो ट्रस कहलाता है। जिन्होंने ये यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया है फ्रेम को इंटरचेंजेबली ट्रस, मगर एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में मतलब आप डीप स्टडी करें तो फ्रेम और ट्रस में डिफरेंस है। जैसे इन्होंने लिख दिया ट्रस फ्रेम है, नहीं, फ्रेम नहीं है, इन्होंने ये गलत लिखा है। ये फ्रेम का एक केस है, आप इसको हमेशा फ्रेम कह दें तो वो गलत है। फ्रेम में आपको मेंशन करना पड़ता है कि ये इज अ पिन जॉइंटेड फ्रेम, ये आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा, इट इज अ पिन जॉइंटेड फ्रेम, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज ट्रस। जब तक वो सिर्फ फ्रेम बोल दें तो एम्बिगिटी रहती है कि उसमें कोई एक आध रिजिड जॉइंट आ जाए। तो इनको ये चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए थी इनकी। यहाँ पे आप परफेक्ट ट्रस और टाइप्स ऑफ ट्रस लिखना प्रेफर करिएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ मेंबर शुड बी इक्वल्स टू टू जे, मतलब टू इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स माइनस थ्री। अगर ये दोनों इक्वल एन और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आर एच एस एल एच एस आता है तो हमारा परफेक्ट फ्रेम आता है। और लोड जो एक्ट करे वो आपका जॉइंट पे एक्ट करे। और इसमें एक और चीज थी, ट्रस में जो आपके पास लोड एक्ट करता है वो सिर्फ जॉइंट पे करता है, ठीक है। मगर फ्रेम में ऐसा केस नहीं, फ्रेम में बीच में भी एक्ट कर सकता है। ट्रस और फ्रेम में डिफरेंशिएट करने के लिए ये भी है, लोड शुड बी एक्ट एट, लोड शुड बी एक्ट एट जॉइंट, बट इन फ्रेम इट कैन बी एक्ट इन जॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ मेंबर काउंट करो, वन टू थ्री। नंबर ऑफ जॉइंट्स काउंट करो, वन टू थ्री। एन इक्वल्स टू थ्री आ गया। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए, थ्री। कितना आ गया, थ्री इक्वल्स टू थ्री। तो ये परफेक्ट फ्रेम है। मैंने करके दिखाया, मेंबर के नाम भी लिखे। परफेक्ट फ्रेम मतलब कोई भी ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर रहा हो, इसको सफिशिएंट एफिशिएंट फ्रेम और सफिशिएंट फ्रेम दोनों कह सकते हैं। अब आते हैं आपके इनडायरेक्ट डेफिशिएंट फ्रेम फ्रेम और इम्परफेक्ट फ्रेम। इम्परफेक्ट फ्रेम में डेफिशिएंट और रिडंडेंट फ्रेम दो टाइप का आते हैं। पहला, देखो, पहला क्लासिफिकेशन है परफेक्ट फ्रेम और इनपरफेक्ट फ्रेम। इनपरफेक्ट फ्रेम में फर्दर क्लासिफिकेशन है, इनपरफेक्शन किस बात का है, डेफिशिएंसी है या रिडंडेंट है। रिडंडेंट मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स तो
आपके सही हैं, जब आप इस फॉर्मूले में लगाओगे वो सही आएगा, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन भी मैटर करता है। सभी आप आगे देखोगे, डेफिशिएंट फ्रेम मतलब डेफिशिएंट फ्रेम इज द वन इन विच नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन द 2j-3। अगर आपका अब n की वैल्यू इधर इधर 2 आ जाती, तो 2 तो नहीं आ सकती। अगर आपका इस वाले में देखें, इसमें देखो कितने जॉइंट्स है, 1 2 3 4, 4 × 2 8 - 3 5, और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 4। तो n इज लेस देन 2j-3, तो आपको वो डेफिशिएंट फ्रेम कहलाता है। इसमें देखिए, अभी आपको सिंपल केस बताया था, आप ट्रस का साइज बड़ा होता जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 3 6 2 12 - 3 9 आ गया। आप नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा एक मेंबर तो डेफिशिएंट है। काउंट करने के लिए हमेशा हल्का सा कोई एक मार्क लगाया करो कि ये वाला मेंबर आपने काउंट कर लिया है। अगर आप मार्किंग नहीं करोगे मेंबर की हल्की सी भी, तो आप एक मेंबर को 2 3 बार काउंट कर लोगे। ये आपके पास अभी तो छोटे छोटे हैं, बस 1 2 3 आप एकदम काउंट करो, इसमें 1 2 3 4 5 8 काउंट कर ले लो। जब केसेस ऐसे आएंगे, जब नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो आपको काउंट करने में एक आध मेंबर रह जाएगा। तो वहाँ पे इनपरफेक्ट यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब जेई वेई के एग्जाम दोगे तो उसमें आता है कि इज द गिवन फ्रेम इज परफेक्ट फ्रेम और इनपरफेक्ट फ्रेम। और ये पूछे इट इज गिवन फ्रेम इज डेफिशिएंट फ्रेम और अ रिडंडेंट फ्रेम। इसमें डिफरेंस पूछेगा, ऑप्शन देगा तो फ्रेम देके। ये क्लियर हुआ, डेफिशिएंट में नंबर ऑफ मेंबर्स कम होते हैं। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले से ही आप डिसाइड करोगे। अब आता है भाई, नंबर ऑफ मेंबर्स तो ज्यादा हैं मगर उनका कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब रिक्वायर्ड से ज्यादा है। जैसे हम लोग डिजाइन करते हैं ना, एक ओवर डिजाइन होता है, एक अंडर डिजाइन होता है, एक परफेक्ट डिजाइन होता है। परफेक्ट डिजाइन में हमारे सारी चीजें मैच कर रहती हैं। अंडर डिजाइन में मतलब आपका स्ट्रक्चर फेल हो रहा होता है। ओवर डिजाइन में आपने ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल कर रखा होता है। यहाँ पे यही हो रहा है, ये परफेक्ट डिजाइन है, ये अंडर डिजाइन है, ये ओवर डिजाइन है। ओवर डिजाइन में नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा लगा दिए। redundant frame, a frame is the one in which number of member is more than 2j-3। इसमें आप काउंट करो, 1 2 3 मेंबर कितने आ रहे हैं 6, जॉइंट कितने हैं 8 4, तो आप 2j भी निकालो तो n इज ग्रेटर देन 2j-3। तो ये आपका रिडंडेंट फ्रेम है, रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी एक मेंबर ज्यादा है। सेम इज द केस विद दिस फ्रेम, दिस ट्रस्ट। इन्होंने फ्रेम फ्रेम लिख रखा है, आप कंफ्यूज मत होना। फ्रेम विद पिन जॉइंट, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज ट्रस। यहाँ पे फ्रेम लिखना डायरेक्टली गलत है, या इनको मेंशन करना चाहिए कि ये सारे पिन जॉइंट्स हैं। आपके आपके सिलेबस में फ्रेम का कोई केस नहीं है, इन्होंने इसलिए डायरेक्टली यूज कर लिया है फ्रेम। जब आप स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑप्शनल पढ़ोगे या फिर आप कुछ आगे पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि फ्रेम इज डिफरेंट केस और ट्रस इज डिफरेंट केस। आपके केस में आपके सिलेबस में फ्रेम नहीं है, इसलिए इन्होंने फ्रेम और ट्रस इंटरचेंजेबली यूज कर लिया है, जो कि गलत है। तो आप आगे माइंड हाइंड ब्रेन में रख के चलो कि फ्रेम का स्पेशल केस पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रस, जिसमें सारे जॉइंट्स पिन जॉइंट हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। आई होप ये क्लियर होगा, रिडंडेंट और डेफिशिएंट फ्रेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन से सपोर्ट, अब ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये फिर एक बार छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। एक रोलर सपोर्ट होता है, एक हिंज सपोर्ट होता है। ये दोनों कौन से हैं? हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में डिफरेंस कौन बताएगा?
किसी को पता है हिंज और रोलर में डिफरेंस? एनीवन? ये तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा। बोलो। हिंज सपोर्ट जो होता है वो जो पॉइंट होता है जहाँ पे एंड होती है वो बीम, उससे जस्ट पहले लगता है। और रोलर सपोर्ट जो होता है वो लास्ट पॉइंट पे लगता है। अच्छा बेटा, ये एंड सर पॉइंट पे लगा है तो सर ये। हाँ बेटा बोलो। सर रोलर ना मूव कर सकता है एग्जैक्टली। और हिंज ना अपने पॉइंट से ही सिर्फ मूव होता है। एग्जैक्टली, ये इन्होंने सही बोला बेटा। दीपक आप देखो, ये एंड पे लगा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये रोलर है। ये भी एंड पे लगा है तो ये रोलर हो भी ये रोलर है मगर ये रोलर नहीं है। दोनों में डिफरेंस ये है, नंबर ऑफ रिएक्शन जनरेटेड। आपको फिक्स सपोर्ट बताया था, फिक्स सपोर्ट में क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्शन जनरेटेड 3 होती हैं। कैसे? एक अपवर्ड वाली, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट। हिंज में दो रिएक्शन होती है, एक अपवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल। मतलब ये अपने अबाउट रोटेट हो सकती है हिंज, मगर अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। मगर रोलर में क्या होता है? सिर्फ अपवर्ड रिएक्शन आती है, बट इट कैन मूव अलोंग इट्स रोलर डायरेक्शन। ये इधर उधर मूव कर सकता है, मगर रिएक्शन सिर्फ जनरेट, ये अपने अबाउट रोटेट भी कर सकता है और मूव भी कर सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये सिर्फ रोटेट कर सकता है, ये मूव नहीं कर सकता। हिंज और रोलर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। नंबर ऑफ रिएक्शन जनरेटेड इन हिंज 2, फिक्स्ड में 3 थी, 3 बोला। हिंज में 2 बोला, रोलर में सिर्फ 1 होती है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल नहीं, जैसा रोलर लगाओ। अब रोलर ऐसा इन्होंने लगा दिया तो अब ये मत कहना कि सर ने तो बोला था जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन जनरेट होती है तो सब वर्टिकल ही लेंगे। रोलर का डायरेक्शन देखना, आपकी गाड़ी का पहिया जैसा होता है ना वैसे ही है। अब गाड़ी ऊपर नीचे तो मूव नहीं करती, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करती है। अब रोलर सपोर्ट मैंने ऐसा लगा दिया तो ये अब अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं कर सकता। रोलर का हमेशा फिगर देखना कैसे लगा हुआ है, ठीक है? तो ये देखो, इन्होंने ये बताने की कोशिश किया है। देखो, रोलर सपोर्ट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी नॉर्मल टू द एट राइट एंगल टू द रोलर। उन्होंने बोला ये रोलर के राइट एंगल पे होगा, यहाँ पर रिएक्शन जनरेट होगी। रोलर सपोर्ट शोन इन फिगर 1, इन्होंने उल्टा दे दिया है। 6.1, यहाँ पे रोलर नहीं है, इन्होंने उल्टा बना दिया एग्जैक्टली। ये होगा 7 फिगर, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन्होंने, मैंने आपको ये दोबारा बताया। ये 6 होगा। ये रोलर का एग्जांपल है, ये हिंज का एग्जांपल है, मैंने लिख भी रखा है। फिर भी इन्होंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। इन्होंने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लगाना चाहिए था, इनको लगाना चाहिए था, बट इन्होंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वर्टिकल लोडिंग है। सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आने के चांसेस नहीं होते, मगर इस केस में आएंगे। आप देखिए, इनको उन्होंने गलत बना रखा है ये चीज। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आना चाहिए था, HA और HB। और ये, अब देखो, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें रोल सपोर्ट कर जाएगा। और डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। हिंज सपोर्ट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द लोड सिस्टम और ये लोड सिस्टम पे गिवन है। मगर हॉरिजॉन्टल आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा सारी रिएक्शन। बाद में भले से आप समीशन और समीशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी 0, तो यहाँ पे HA प्लस HD इक्वल्स टू 0 आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के
इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के रिएक्शन जनरेट करेंगे। अगर यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी नहीं। ठीक है, इन्होंने जैसे बता रखा हॉरिजॉन्टल यहाँ पर है तो HA प्लस HT आ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यहाँ पे हिंज्ड है यहाँ पे रोलर है, तो यहाँ पे सिर्फ HA जनरेट होगा, यहाँ पे नहीं होगा। इन्होंने जैसे बना रखा है HA लगाया, HT नहीं लगाया। तो जनरली यही वाला केस होता है, सिंपली सपोर्टेड में एक साइड आपका हिंज होता है, दूसरी साइड आपका रोलर होता है। आप मेजोरिटी केसेस में यही वाला एग्जांपल देखोगे, एक साइड हिंज दूसरी साइड रोलर। अब देखो अजम्पशंस पे आते हैं। assumptions made in analysis of trust। अब इन्होंने ट्रस्ट यहाँ पे यूज किया, बिल्कुल सही यूज किया हुआ है। फ्रेम यूज कर रहे थे वो गलत है, मैंने आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। कोई आपसे एग्जाम में या कोई भी पूछे व्हाट इज फ्रेम एंड ट्रस्ट आर सेम, आप कहोगे नहीं। ट्रस्ट इज अ स्पेशल एग्जांपल ऑफ फ्रेम इन विच all the joints are pinned jointed। ये आपको पता होना चाहिए। मैं उसको वाइवा वाइवा कुछ भी होगा तो क्वेश्चन बहुत जनरल होता है, तो आपको भूलना नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रस्ट यूज किया, बिल्कुल सही बात है। वाइल फाइंड आउट द फोर्सेस इन ईच मेंबर। अब इस ट्रस्ट में हम एनालिसिस कर क्यों रहे हैं? सबसे पहला सब जो हमारा टॉपिक है क्या है, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। हम इसका एनालिसिस कर क्यों रहे हैं? आप एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं, इसमें एक्सियल फोर्सेस आती हैं। अब एक्सियल फोर्सेस के लिए मेंबर का कुछ मेंबर मटेरियल का कुछ आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट या फिर फेलियर पॉइंट या फिर यील्डिंग पॉइंट होता है। आप उसका साइज डिसाइड करना चाहते हो। आप साइज तो आप ही डिसाइड करोगे, आप इंजीनियर हो, आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस एरिया का मेंबर कितने डायमीटर का बार, या कौन सा आई सेक्शन, कौन सा सी सेक्शन, कौन सा टी सेक्शन, कोई सा भी सेक्शन यूज करें तो किस एरिया का हो, बड़ा वाला हो छोटा वाला हो। अब लोड आ रहा है कम, आपने बड़ा वाला लगवा दिया तो आपका क्या है, जो डिजाइन होगा वो आपका इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। सेफ तो है, आप तो सेफर साइड लेके चल रहे हो, सर हमने तो सेफ बनाया था, मगर आपको मैंने बताया था डिजाइन के 3 पॉइंट बताए थे, बताओ क्या क्या बताए थे। डिजाइन में 3 चीजें याद रखते हैं हम लोग। पहला क्या रखते हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में कभी फेल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बताया था, बोलो। 3 पॉइंट बताए थे, पहला स्ट्रेंथ, दूसरा डिफ्लेक्शन या फिर कह दो सर्विसिबिलिटी। डिफ्लेक्शन देखो, डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा बताया था इकोनॉमी। ये तीनों चीजें हमें हमारे हमारे को साइमल्टेनियसली मेंटेन करानी होती है। स्ट्रेंथ में भी सेफ होना चाहिए, डिफ्लेक्शन या फिर सर्विसेबल भी होना चाहिए, और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। आप बड़ा मेंबर या ज्यादा एरिया का मेंबर लगा दोगे तो सेफ तो आएगा, स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ भी आएगा, डिफ्लेक्शन मतलब इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। उससे छोटा मेंबर इज गोइंग टू फुलफिल आवर पर्पस, देन व्हाई वी आर यूजिंग हायर मटेरियल और मोर मटेरियल फॉर द सेम पर्पस। ये तीनों चीज, सबसे पहले तो ये सेफ होना चाहिए स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ में सबसे पहली प्रायोरिटी। सेकंड डिफ्लेक्शन में सेफ होना चाहिए। थर्ड इकोनॉमिकल, उसको बनाने की एज मच एज पॉसिबल हमारे पास कोशिश होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिकल बना दिया कि इसी ऑर्डर में चलता है। ऐसा ऐसा नहीं कि पहला इसको दे लिया, इकोनॉमिकल बना के डिफ्लेक्शन में फेल हो रहा है, स्ट्रेंथ में फेल हो रहा है, ऐसा नहीं। पहले स्ट्रेंथ में पास होना चाहिए, उसके बाद डिफ्लेक्शन में पास होना चाहिए, फिर इकोनॉमिकल बनाना चाहिए। अब इकोनॉमिकल बनाना है तो फिर बनाओ मत एकदम इकोनॉमिकल। ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पहली उनकी प्रायोरिटी आ गई कि भाई इकोनॉमिकल होना चाहिए, तो पहली प्रायोरिटी इकोनॉमिकल है तो बनाओ मत। हमेशा इस पर प्रायोरिटी लिस्ट इस डायरेक्शन होती है, पहली प्रायोरिटी आपकी स्ट्रेंथ होती है, फिर रिफ्लेक्शन होती है, फिर इकोनॉमी। ठीक है।
तो हम लोग आप पे एनालिसिस एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, आपको बता दें कि मेंबर का साइज डिसाइड करने के लिए। तो इसमें क्या अजम्पशन क्या मानते हैं, ऑल द जॉइंट्स आर पिन जॉइंटेड। पिन जॉइंटेड का मतलब क्या है, मोमेंट अबाउट समीशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट एनी जॉइंट एम जे शुड बी जीरो। मतलब इसके अबाउट समीशन ऑफ मोमेंट जीरो ले सकते हैं, इसके अबाउट ले सकते हैं, इसके अबाउट ले सकते हैं, किसी भी जॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट भी ले सकते हैं, इसके अबाउट। जैसे आप बीम में निकालते हो रिएक्शन निकालने के लिए, सेम फंडा यहाँ पे किसी भी मूव आप हिंज पे मोमेंट जीरो करते हो या पिन या फिर रोलर सपोर्ट पे, यहाँ पे आप किसी भी जॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो कर सकते हो। ये असम्पशन होता है। ऑल द एक्सटर्नल लोड्स एंड फोर्सेस आर एक्टेड ऑन जॉइंट ओनली। आपने देखा, सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स पे एक्ट करेंगे, मिड पॉइंट पे लाई नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लाई कर जाए, यहाँ पे लाई कर जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या है, सिर्फ जॉइंट पे। सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर आर नेग्लेक्टेड। सेल्फ वेट मतलब इनका खुद का वेट जो होता है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? अब देखो, सेल्फ वेट है, आप इस मेंबर की बात कर लें। अब सेल्फ वेट होगा, उसमें कुछ सेल्फ वेट में सैगिंग होगी, एक मतलब ये नीचे खुद की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा, वो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब इसमें अदर देन एक्सियल लोडिंग अदर फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, जो कि हम नहीं मानते ट्रस्ट में। इसमें एक और चीज होती है, ऑल द मेंबर आर सब्जेक्टेड टू ओनली एक्सियल फोर्सेस। इसमें जो भी फोर्सेस जनरेट होंगी वो एक्सियल ही होंगी। इसमें देखें, इसमें किसी मेंबर को उठा के देखो तो एक्सियल फोर्स जनरेट हो रही होंगे, ऐसी वाली जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, एक्सियल फोर्सेस, उस टाइप की फोर्स। और आप सेल्फ वेट वो कर लोगे, इंक्लूड कर लोगे, तो उसमें बेंडिंग वाला केस आ जाता है। सेल्फ वेट बहुत लेस होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल लोड, इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं सेल्फ वेट को। ठीक है, अब कुछ एनालिसिस के मेथड्स हैं, कैसे करते हैं एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ रिएक्शन एंड सपोर्ट। आपको पता है कि भाई किसी भी सपोर्ट पे रिएक्शन चाहिए, मोमेंट अबाउट ए जीरो करोगे तो रिएक्शन एट बी आ जाएगी। अब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो करो तो वी ए आ जाएगा, और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो करो तो एच ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फोर्सेस इन मेंबर, मेंबर फोर्स। दूसरी बात क्या है, मेंबर फोर्सेस निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, कि साइज डिसाइड करने के लिए, भाई क्या साइज चाहिए होगा उस मेंबर का, पर्टिकुलर मेंबर का। थर्ड भाई, इसमें क्या है कि आपको फोर्सेस इन मेंबर निकालने के दो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। यही बहुत ज्यादा यूज होते हैं जनरली। आपको सारे मेंबर्स में फोर्स निकालना होता है तो आप जाते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स पे, या फिर एक जॉइंट में तीन मेंबर यूज जॉइंट हो रहे हो तो हम जाते हैं मेथड ऑफ जॉइंट पे। तीन से ज्यादा जॉइंट हो रहे हो तो हम उसको अवॉइड करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन से। पहले अदर मोर देन थ्री हैं तो रिमेनिंग में निकाल के फिर मेथड ऑफ जॉइंट यूज करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप सपोज एक जॉइंट पे चार, एक दो तीन चार मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप मेथड ऑफ ज्वाइंट से किसी एक दो मेंबर ऑफ फोर्स निकाल लोगे, फिर मेथड ऑफ ज्वाइंट यूज करके रिमेनिंग मेंबर्स में सपोर्ट रिएक्शन वो फोर्स निकालोगे। ठीक है, मेथड ऑफ ज्वाइंट का एक लिमिटेशन है कि भाई आप नंबर ऑफ मेंबर connecting at a joint should not be greater than 3। क्या होता है वो आप देखेंगे। पहले तो आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालना आना चाहिए कि भाई ये एक सपोर्ट, ये आपका ट्रस है,
ए बी सी डी ई। इसमें आपसे मांग रहा है रिएक्शन बताओ। आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, टेंथ पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री। तो यस सर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज होगा कि इसमें आपका साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा यूज करके आपको डिस्टेंस निकालनी होगी। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग 60 डिग्री बचेगा, क्योंकि ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्विलिब्रियम ट्रायंगल हो गया। तो आपको इसके अबाउट मोमेंट जीरो करना है, मोमेंट अबाउट ए शुड बी जीरो। तो आप आर डी निकालना चाह रहे हो, आर डी इंटू 6, या अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, आर डी इंटू 6 शुड बी इक्वल टू 10 इंटू इट्स लेवर आर्म। लेवर आर्म कितनी होगी, ये डिस्टेंस। अब 20 इंटू लेवर आर्म इसकी कितनी होगी, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप कैसे ट्रिग्नोमेट्री वही 60 डिग्री है, इसको हमने निकाला। ये हमारे पास 3 डिग्री था, ये मिड पॉइंट आ रहा है कि इक्विलिब्रियम ट्रायंगल है, तो 1.5, तो मुझे ये आ गया 1.5 डिस्टेंस। 1.5 आ गया तो कितना हो गया, 10 इंटू 1.5 प्लस 20 इंटू ये 3 हो गया, इसका आधा 3.5 1.5 तो 1.5 4.5 हो गया, क्या आ गया, आर डी आ गया। यहाँ पे आर डी होगा, आर डी आ गया, आर डी आ गया आपके पास 17 होगा। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन शुड बी 0। क्या है, ऊपर ऊपर से नीचे कितने लग रहे हैं, 10 प्लस 20 30 हो गया। अपर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, आर ए प्लस आर डी, तो आर ए प्लस आर डी शुड बी इक्वल टू 30, तो आर आ गया हमारे पास। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी 0। तो फिर समेशन एक्स ले लो, इन्होंने एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आप एक्स लो। कोई फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एच शुड बी 0। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक। रिएक्शन सबसे पहला काम आपको रिएक्शंस निकालना आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करो, 1 मिनट से भी कम रह गया कि क्लास कभी भी खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद मेथड ऑफ ज्वाइंट देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास के लिए जो रिमेनिंग होगा उसको देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लेना।